Welcome to CS India Hub Revision Series. Topic Proxies, Section 105 by CS Ankita Agrawal. Now, proxies कौन होते हैं? Proxy is an agent of the member appointing him. सिचुएशन क्या है? आपको पता है EGM हो, AGM हो, जिसमें मेंबर्स को बुलाया जाता है कंपनी के थ्रू. अगर मेंबर अनेबल टू अटेंड द मीटिंग, वो सिचुएशन में नहीं है कि वो अटेंड कर सके, तो लॉ बोलता है कि आप अपने बिहाफ पे किसी और पर्सन को भेज सकते हो और वो प्रॉक्सी कहलाएगा. बट हाँ, कुछ कायदे कानून हैं, कुछ प्रोविजंस हैं, कंप्लाइंसेस हैं जो आपको एज़ पर सेक्शन 105 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आपको फॉलो करनी पड़ेंगी. तो अब हम आगे देखेंगे फटाफट 6 सब कैटेगरीज़ हैं जिसमें हम फटाफट समझेंगे कि प्रॉक्सी की सारी कंप्लाइंसेस हैं क्या. सबसे पहले हु कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी. मैंने आपको बताया एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी हु इज़ एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग ऑन हिज बिहाफ. समझ आया? वही पर्सन अपॉइंट कर सकता है जो खुद एंटाइटल्ड है टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग. नाउ, क्या ज़रूरी है उस पर जो भी पर्सन वो अपॉइंट हो रहा है वो मेंबर हो कंपनी का? वो भी नहीं. लॉ बोलता है कि वो मेंबर नहीं हो, कोई नॉन मेंबर को भी आप अपॉइंट कर सकते हो एज अ प्रॉक्सी. बट हेयर वन एक्सेप्शन इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. सेक्शन 8 कंपनी जो है वहाँ पर लॉ बोलता है कि आप जिस भी मेंबर को अपॉइंट कर रहे हो, जिस भी पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो एज अ प्रॉक्सी, वो भी मेंबर होना चाहिए. सिर्फ और सिर्फ किस केस में? सेक्शन 8 कंपनी में. ठीक है. नाउ, एक मेंबर एक से ज़्यादा प्रॉक्सीज अपॉइंट कर सकता है. ऑन दी अदर हैंड, एक प्रॉक्सी कितने मेंबर्स के बिहाफ पर एक्ट कर सकता है? तो मैक्सिमम 50. एक प्रॉक्सी 50 से ज़्यादा मेंबर्स के बिहाफ पर मीटिंग में जाकर मीटिंग अटेंड और वोट नहीं कर सकता है. साथ ही में हम इसकी एग्रीगेट देखेंगे होल्डिंग में. तो वो क्या लिखा है लॉ में? 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. नॉट मोर देन 10% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैरिंग वोटिंग राइट्स. तो हमें जो चेक करना है वो दोनों सिनेरियोज चेक करने हैं. एक तो 50 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. सेकंड, अगर हम होल्डिंग देखें तो उन मेंबर्स की होल्डिंग 10% इन एग्रीगेट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैरिंग वोटिंग राइट्स नहीं होनी चाहिए. तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर सपोज़ एक मेंबर ही 10% होल्डिंग है उसके पास कंपनी की शेयर कैपिटल में, तो वो जो मेंबर है ना, may appoint a single person as proxy for his entire shareholding, and such person shall not act proxy for another person or shareholder. तो क्योंकि होल्डिंग तो मैक्सिमाइज हो गई ना, अब हम दूसरे मेंबर की प्रॉक्सी नहीं बन सकते. इफ़ अ प्रॉक्सी इज़ अपॉइंटेड फॉर मोर देन 50 मेंबर्स, ठीक है, ही शैल चूज़ एनी 50 मेंबर्स. अब प्रॉक्सी की डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर 50 से ज़्यादा हो गए तो वो जिसके लिए चाहे प्रॉक्सी एक्ट कर सकता है. बट ज़रूरी ये है कि 50 ही होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ. ठीक है. इन एवरी नोटिस कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ द कंपनी विच हैज़ अ शेयर कैपिटल और द आर्टिकल्स ऑफ विच प्रोवाइड फॉर वोटिंग बाय प्रॉक्सी एट द मीटिंग दे शैल अपीयर विद रीजनेबल प्रोमिनेंस अ स्टेटमेंट दैट अ मेंबर एंटाइटल्ड टू अटेंड and vote is entitled to appoint a proxy, or where that is allowed one or more proxies to attend and vote instead of himself, and that of proxies need not to be a member. तो ये बेसिकली हर एक नोटिस में ये जो एक तरीके से स्टेटमेंट है ये जानी चाहिए, ताकि जिसको अपने, क्योंकि नहीं पता होता ना, मेंबर्स को नहीं पता कि अगर हम नहीं जा पाए तो हम प्रॉक्सीज भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते. एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको पता होनी चाहिए और आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये चीज़ क्या करोगे? सजेस्ट करोगे कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि लॉ में प्रोविज़न है. इफ़ डिफ़ॉल्ट इज़ मेड इन कंप्लाइंग द अबव प्रोविज़न, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज़ इन डिफ़ॉल्ट शैल बी लाइबल टू पेनल्टी 5000 रुपीज़. तो बेसिकली ये बहुत मैंडेटरी होता है कि आप प्रॉक्सीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दो अपने नोटिस में. अगर नहीं करते हो तो आपको कंपनी और ऑफिसर पे दोनों पे ही ऑफिसर पे जो है
आपकी पेनल्टी लगेगी। नाउ सेकंड, डिसेबिलिटीज़ ऑफ प्रॉक्सीज। तो 3 डिसेबिलिटीज़ हैं बेसिकली। ही कैन नॉट स्पीक एट द मीटिंग, ही कैन नॉट वोट ऑन शो ऑफ हैंड्स, ठीक है, सिर्फ पोल पे करेगा। एंड प्रॉक्सी इज़ नॉट काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ द कोरम। तो प्रॉक्सी सिर्फ एक पपेट की तरह जाता है और वो बोल भी नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ वोट करके आ जाएगा। राइट्स ऑफ प्रॉक्सी क्या है? हैज़ अ राइट टू अटेंड द मीटिंग, क्योंकि मेंबर ने अपॉइंट किया है। सेकंड, प्रॉक्सी हैज़ अ राइट टू वोट ओनली ऑन अ पोल, ठीक है। और प्रॉक्सी इफ़ एलिजिबल अंडर सेक्शन 109 हैज़ द राइट टू डिमांड ऑन पोल, अगर एलिजिबल है तो। फिर फोर्थ पॉइंट, रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रॉक्सी। तो रिस्ट्रिक्शन क्या है? अ मेंबर ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 कंपनी shall also be a member of such company, ठीक है। और 2 कैटेगरीज वही हैं, 50 मैक्सिमम 50 मेंबर्स के लिए प्रॉक्सी हो सकता है, और सेकंड एग्रीगेट जो होल्डिंग है उसकी वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिट ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म्स। तो द इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग द प्रॉक्सी मस्ट बी डिपॉजिटेड विद द कंपनी 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। आप 48 आवर्स बिफोर बता दो कंपनी को कि आप नहीं आ रहे हो, आपकी जगह प्रॉक्सी आएगा, ठीक है, ताकि वो अपना जो रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सी वाला है उसे मेंटेन कर सकें। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज प्रोवाइडिंग ई वोटिंग फैसिलिटीज, देयर इज नो नीड टू अपॉइंट प्रॉक्सी टू वोट एट द मीटिंग फर्दर टिल द परमिशन इज इन प्लेस एंड द कंपनीज कंडक्ट देयर शेयर होल्डर्स मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स अ पर्सन who will log in the meeting through provided credentials he will deem to be the personally present. So therefore the system of proxy is not relevant in the event of the virtual meetings of shareholders. Now the last point 6, prescribed form for appointing a proxy. So कौन सा फॉर्म जाता है? MGT 11. It needs to be in writing and signed by the appointer or his attorney duly authorized in writing. ओके, सो MGT 11 आपका जाता है एंड शेल नॉट बी क्वेश्चनड। ये जो MGT 11 है, शेल नॉट बी क्वेश्चनड ऑन द ग्राउंड दैट इट फेल्स टू कंप्लाई विद एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड फॉर सच इंस्ट्रूमेंट बाय द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। सो बेसिकली कोई स्पेशल अगर चीज़ है तो उसके ग्राउंड में वो ऑल टुगेदर फेल नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो और बेसिक जो 2-3 इन्फॉर्मेशन है प्रॉक्सीज़ में, एक रिकॉर्ड बनता है प्रॉक्सी का, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 48 आवर्स, तो उससे पहले आपका पूरा ये रजिस्टर मेंटेन होता है। और प्रॉक्सी रिसीव्ड बाय द कंपनी शैल बी रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली इन अ रजिस्टर कैप्ट फॉर दैट पर्पस। इन केस एनी प्रॉक्सी एंटर्ड इन द रजिस्टर इज रिजेक्टेड, द रीज़न देयरफॉर शैल बी एंटर्ड इन द रिमार्क्स कॉलम, ओके। एंड प्रॉक्सी होल्डर शैल प्रूफ हिज आइडेंटिटी एट द टाइम ऑफ अटेंडिंग द मीटिंग। देन inspection of proxy. Inspection क्या है? Every member is entitled to vote at the meeting of the company or any resolution to be moved thereat is entitled to inspect the proxies lodged by the company. If at least 3 days notice in period is given to the company, such notice shall be received at least 3 days before the commencement of the meeting. So inspection कर सकते हो proxy का। Basically section 106 107, 108 एंड 109 ये चारों सेक्शंस हमारे वोटिंग के मेथड को, वेरियस टाइप्स ऑफ वोटिंग मेथड्स को डिस्क्राइब करता है। हम एक एक करके रिवाइज करेंगे। सेक्शन 106 सबसे पहले बोलता है रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। अब हमें पता है कि एक शेयर होल्डर है, उसका इनहेरेंट राइट होता है टू वोट इन दी मीटिंग, बट रिस्ट्रिक्शन कैसे है? तो लॉ कहता है 2 कंडीशंस हैं। सबसे पहले हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंबर शैल नॉट एक्सरसाइज एनी वोटिंग राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर्स। कौन से शेयर्स? जो उसके नाम में रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड इज नेम ऑन विच एनी कॉल्स और एनी अदर सम प्रेजेंटली पेबल बाय हिम हैव नॉट बीन पेड। मतलब बेसिकली वो एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसने अपनी कॉल्स पे नहीं करी हैं, तो वो एक तरीके से डिफ़ॉल्टर हो गया, इसीलिए हम उसका जो वोटिंग राइट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। सेकंड कंडीशन है कंपनी हैज़ एक्सरसाइज्ड एनी राइट और लियन। तो अगर उसने शेयर्स पे कोई ऐसी कंडीशंस रख दी है कंपनी ने खुद में, तो वहाँ एक्सरसाइज नहीं होगा वोटिंग राइट।
बाय द मेंबर, और कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जहाँ पर आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो वोटिंग बाय द मेंबर। सेक्शन 107 दैट इज़ वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। सो ऑन फर्स्ट इंस्टेंस रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड बाय शो ऑफ हैंड्स। हर कंपनी में पहला इंस्टेंस क्या होता है, बाय शो ऑफ हैंड्स वोटिंग करा लो। अनटिल एंड अनलेस, दो चीज़ें पिक्चर में नहीं आती। कौन सी दो चीज़ें? सेक्शन 108 एंड सेक्शन 109। सेक्शन 108 क्या कहता है कि भाई हमें इलेक्ट्रॉनिक मीन से करना है, ठीक है, एंड 109 क्या करता है, भैया पोल करो। तो अगर ये दोनों चीज़ें आती हैं तो शो ऑफ हैंड से नहीं होगा। उसकी भी कंडीशन है कि आप पोल कब डिमांड कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीन से आप कब कह सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या समझ में आया हमें कि चेयरमैन है वो कभी भी खुद भी बोल सकता है या मेंबर्स के थ्रू भी बोल सकता है कि हमें शो ऑफ हैंड्स नहीं करना, हमें पोल डिमांड करनी है, पोल हो रहा है, ठीक है। सो अ डिक्लेरेशन बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ऑफ द पासिंग ऑफ अ रेजोल्यूशन on show of hands and an entry to that effect in the minutes book shall be conclusive evidence of the fact of passing such resolutions, and no proof of members of vote cast in favor and of against resolution is required। तो ये था आपका सेक्शन 107। अब 108 क्या कहता है, जब हम शो ऑफ हैंड्स नहीं करेंगे, हमें बीच में क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हमें करना है। सो पर्पज़ क्या है, देखो समटाइम्स इट नॉट पॉसिबल स्पेशली फॉर द माइनर शेयर होल्डर्स टू ट्रेवल अप टू द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी वेयर मीटिंग इज कंडक्टेड। सो फॉर द बेनिफिट, फॉर द माइनर शेयर होल्डर्स बेनिफिट, this voting by electronic means introduced, it enhances the participation of minor shareholders। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीन से वोट कर भी देते हो तो ये आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आप मीटिंग में नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल कोई एक माइनर शेयर होल्डर है या कोई भी एक शेयर होल्डर है, उसने वोट कास्ट कर दिया थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है, बट उसका अब भी राइट है कि वो मीटिंग में आ सकता है, बट हाँ वो वोट दोबारा कास्ट नहीं कर सकता। द फैसिलिटी ऑफ रिमोट ई वोटिंग डज नॉट डिस्पोज विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ होल्डिंग अ जनरल मीटिंग बाय द कंपनी। एंड नाउ सेक्शन 109 दैट इज आपका डिमांड ऑन पोल। तो 109 कहता क्या है बेसिकली, डिमांड फॉर पोल। तो बिफोर और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग ऑन एनी रेजोल्यूशन ऑन शो ऑफ हैंड्स, अ पोल मे बी ऑर्डर्ड to be taken by the chairman of the meeting on his own motion and shall order to be taken by him on the demand made in behalf of the following persons। तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो पोल है, पोल आप डिमांड कर सकते हो, ठीक है, कब, या तो डिक्लेरेशन कर रहे हो आप शो ऑफ हैंड्स की वोटिंग की, या फिर उससे पहले चेयरमैन कर सकता है, या जिन मेंबर्स ने डिमांड करा है पोल करने का वो कर सकता है। वो कौन से मेंबर्स हैं, तो देखो इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अगर कंपनी की शेयर कैपिटल है तो बाय द मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी वेयर अलाउड and having not less than 1/10 of total voting power or holding shares on which an aggregate sum of not less than 5 lakh or such a higher amount may prescribed has been paid up, और any other company तो हम क्या देखेंगे, 1/10 of total voting power। तो बेसिकली भैया आप में वज़न होना चाहिए कम से कम, तभी तो आप डिमांड कर सकते हो पोल की। तो या तो चेयरमैन खुद करेगा या फिर इन लोगों के कहने पे करेगा। वैल्यू आपको ध्यान रखनी है होल्डिंग की 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा। नाउ द चेयरमैन शेल गेट द वैलिडिटी ऑफ द डिमांड verified। द डिमांड फॉर पोल में बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द पर्सन हु मेड द डिमांड। तो मतलब आप जो भी पर्सन है जिसने डिमांड करी है वो विड्रॉ भी कर सकता है। टाइम फॉर टेकिंग पोल एंड डिक्लेयरिंग द रिजल्ट, द पोल shall be taken forthwith if it's demanded for adjournment of the meeting or appointment of the chairman of the meeting। The chairman may permit any member who so desires to be present at the meeting of counting the votes। The chairman shall inform the members the modes and the time of such communication, which shall in any case within 24 hours the closure of the meeting in case the date, venue and time taking poll not announced। The result of the poll shall deem to be decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken। तो ये बेसिकली आपके 4। सो दिस इज़ द फुल प्रोसेस, 4 टाइप्स ऑफ वोटिंग इन AGM। पोस्टल बैलेट क्या होता है, पोस्टल बैलेट बेसिकली इट मीन्स वोटिंग बाय पोस्ट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। इट इंक्लूड्स वोटिंग
by shareholders by postal electronic mode instead of voting personally for transacting business in general meeting of the company। तो आपको पर्सनली आने की, अटेंड करने की मीटिंग में ज़रूरत नहीं है वोट के लिए, सिर्फ आप थ्रू पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी कर सकते हो। कंपनी शैल ट्रांजैक्ट सच आइटम्स ऑफ बिजनेस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर टू बी ट्रांजैक्टेड ओनली बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हमारे कंपनी में ऐसी होती हैं जो बहुत अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो उस केस में लॉ ने खुद बोला है कि अंडर सेक्शन 110 देयर आर सर्टेन आइटम्स, अराउंड 10 आइटम्स आर देयर जो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस हैं जिनकी, और वो पोस्टल बैलेट से ही होंगे, ताकि सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हर एक शेयर होल्डर उस पर वोट कर सके, क्योंकि पर्सनली किसी सबका आना पॉसिबल नहीं होता और हम इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। हमें हर एक वोट का जो हमारा महत्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए। सो कंपनी में यूज़ पोस्टल बैलेट फॉर ट्रांजैक्टिंग एनी आइटम ऑफ द बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस, एनी बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स हैव अ राइट टू बी हर्ड एट द मीटिंग। सो बेसिकली ये कौन कौन से आइटम्स हैं, देखो। सबसे पहला है आपका ए, ऑल्ट्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम एंड इन केस ऑफ कंपनी इन एग्जिस्टेंस इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑल्ट्रेशन ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द मेमोरेंडम। तो अगर हम मेमोरेंडम की बात करते हैं उसमें हमारा होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो अगर हम उसे ऑल्टर कर रहे हैं या मेन ऑब्जेक्ट को ऑल्टर कर रहे हैं तो ये जो आपका है रेजोल्यूशन वो सिर्फ और सिर्फ पोस्टल बैलेट के थ्रू होगी वोटिंग। ऑल्ट्रेशन, सेकेंड, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन relation to insertion और removal of the provisions defining a private company। तो अगर आप जो प्रोविजंस हैं ना, कौन से प्रोविजंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ प्राइवेट कंपनी की, ठीक है, कि वो उनके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने होंगे, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड ऑल, ये 4 रिस्ट्रिक्शन होते हैं प्राइवेट कंपनी के। तो इनका अगर इंसर्शन है या रिमूवल है तो ये भी आपका पोस्टल बैलेट के थ्रू होगा। चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ एनी सिटी, टाउन और विलेज। फोर्थ, चेंज इन ऑब्जेक्ट्स फॉर विच अ कंपनी हैज़ रेज्ड मनी फ्रॉम द पब्लिक थ्रू प्रॉस्पेक्टस एंड still has any unutilized money out of the money so raised। ये 4 बेसिकली अगर आप देखोगे ABCD जो मैंने अभी आपको बताया, ये मेन इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, MOA AO से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ फिफ्थ, इशू ऑफ शेयर्स व डिफरेंशियल राइट्स एज टू वोटिंग और डिविडेंड और अदरवाइज। आपको पता ही होगा कि इशू ऑफ शेयर्स डिफरेंशियल राइट्स भी होते हैं, या तो आपको उसमें डिविडेंड मिलेगा या आपको वोटिंग मिलेगी, ये डिफरेंशियल राइट होते हैं। एक होते हैं इक्वल राइट जिसमें कि आपको वोटिंग एंड डिविडेंड दोनों मिलता है, ठीक है। तो अगर आप इशू कर रहे हो इशू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स तो आप पोस्टल बैलेट के थ्रू करोगे। सिक्स्थ है वेरिएशन इन द राइट्स अटैच टू अ क्लास ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स और द सिक्योरिटीज़। फिर है आपका बायबैक ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी। देन इलेक्शन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर्स का अगर डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो उस केस में ही पोस्टल बैलेट होगा। सेल ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। Then giving loans or extending guarantee or providing security exceeding 60% of share capital, free reserves and securities premium account 100% of its free reserves and आपका securities premium account, ठीक है, and any other resolution prescribed under applicable law, rules or regulations। तो any item of business required to be transacted by means of postal ballot जो मैंने अभी आपको mention किए हैं may be transacted at a general meeting by the company which is required to provide the facility of members to vote by electronic means under section 108 in the manner provided in that section। okay, so following companies, अब इसमें एक कंडीशन है following ये सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल है, बट इसका एक एक्सेप्शन भी है। यस, एक्सेप्शन क्या है कि अगर वो 1% कंपनी है तो भाई पोस्टल बैलेट से क्यों करोगे, जब एक ही बंदे को करना है, शेयर होल्डर एक ही है, मेंबर एक ही है, तो वहाँ पे पोस्टल बैलेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड, ऑल अदर कंपनीज हैविंग मेंबर्स अप टू 200, जिसमें भी 200 से कम है वहाँ पे पोस्टल बैलेट के थ्रू आप ज़रूरत नहीं है वोटिंग कराने की, क्योंकि इतने मेंबर्स ही नहीं हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका 110, दैट इज सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन बाय CS अंकिता अग्रवाल। अब ये जो सेक्शन है ये बच्चों को सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, येस और नो। इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको छोड़ के जाते हैं,
वो समझने की कोशिश ही नहीं करते कि इससे सिंपल सेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन डोंट वरी, अब आपको ये सेक्शन इजी ही लगेगा और इस तरीके से जहन में बैठ जाएगा कि आप कभी नहीं भूलोगे, और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी समझाओगे कि अरे वो तो सेक्शन बहुत इजी है, मैं समझाता हूँ या मैं समझाती हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको आँख बंद करके बस मुझे सुनना है। अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है 111, इसमें 2 सिनेरियोज़ हैं। पहला सिनेरियो बोलता है कि जो हमें नोटिस आया उसमें देखकर किसी रेजोल्यूशन में हमें ऑब्जेक्शन लगा कि ये पर्टिकुलर रेजोल्यूशन एजीएम में पास नहीं होना चाहिए। ओके, एंड सेकंड है प्रपोजिंग अ न्यू रेजोल्यूशन। तो ये 2 कंटेक्स्ट में बात करता है। आपको क्या करना है, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो स्टार्ट ब्रेकिंग द टॉपिक इनटू स्मॉलर वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। क्या मैम समझ नहीं आया? सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन मतलब क्या कहता है, सर्कुलेट करना है हमें मेंबर का रेजोल्यूशन। कोई भी जो मेंबर है उसके रेजोल्यूशन को सर्कुलेट करो। कौन सर्कुलेट करेगा? वो कंपनी से कह रहे हैं कि सर्कुलेट करो मेंबर्स के रेजोल्यूशन को अमंग ऑल अदर मेंबर्स। ठीक है, ये टॉपिक है जिसको मैंने तोड़ के समझाया है। मैंने आपको 2 सिचुएशन समझा दी। उसमें जो पहली सिचुएशन है प्रपोजिंग एनी ऑब्जेक्शन और एडिशनल व्यू पॉइंट। अब पूरी सिचुएशन समझो है क्या। आप मेंबर हो, ठीक है, एंड यू होल्ड एटलीस्ट 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट एज द केस मे बी। वो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर क्या है। अगर आपकी शेयर कैपिटल है तो आप 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल लोगे, अपनी होल्डिंग में काउंट करोगे। और अगर आपकी वोटिंग पावर, अगर आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो आप वोटिंग पावर से रिकॉग्नाइज करोगे इस चीज़ को। ठीक है, नाउ आप मेंबर हो, आपके पास एजीएम का नोटिस आता है, आप आराम से उसको पढ़ रहे हो, लेकिन एकदम से क्लिक होता है, अरे ये जो पर्टिकुलर एजेंडा है, एजेंडा नंबर 4, ये तो गलत है। अब कंपनी और भी बोरिंग्स करने चाह रही है, और भी बोरिंग्स की अप्रूवल लेना चाह रही है, बट उसके अगर इसने ऐसा किया कंपनी ने तो डेट ट्रैप हो जाएगा। तो इससे हमें रोकना होगा। किसे रोकना होगा? कंपनी को ऐसा कुछ करने से रोकना होगा। बट कैसे? तो वो जो मेंबर है और मेंबर्स के साथ मिलकर, जिनको भी जानता होगा, होल्डिंग आपकी एटलीस्ट 1/10 होनी चाहिए। अगर आपके पास खुद इतनी होल्डिंग है तो आप खुद भी इन रिटर्न नोटिस दोगे। अभी तो कंपनी ने नोटिस दिया कि आ जाओ एजीएम में आ जाओ, बट मेंबर बोलता है कि मैं एजीएम में क्यों आऊँ, ये चीज़ गलत हो रही है, इस चीज़ की मैं अप्रूवल नहीं दूंगा, ये मेरा व्यू पॉइंट है, और सारे मेंबर्स के साथ मिलकर आपको इसको रोकना होगा। बट वो होगा कैसे? अब मेंबर है, मेंबर को और मेंबर्स का घर नहीं पता, रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं पता, ईमेल आईडी नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो होगा कैसे? तो लॉ बोलता है आप कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में अपना ये जो नोटिस है इन रिटन साइंड बाय ऑल रिक्यूजनिस्ट्स, ठीक है, अलॉन्ग विद द कॉस्ट ऑल्सो। वो बोलता है कॉस्ट भी ले लो तुम, लेकिन ये चीज़ में हम होने नहीं देंगे। भाई हमारी कुछ औकात है, वी होल्ड 1/10, तुम्हें हमारी बात सुननी पड़ेगी। अगर तुमने ये पर्टिकुलर एजेंडा पास करवाया तो आगे जाके ये बेनिफिशियल नहीं होगा कंपनी के लिए, कंपनी एक डेट ट्रैप में फंस जाएगी। और शायद अभी ये चीज़ कंपनी को समझ में नहीं आ रही, बट मुझे समझ में आएगी, तो मैं चाहता हूँ कि और मेंबर्स को भी ये चीज़ समझ में आए और ऐसा ना हो एजीएम में, जनरल मीटिंग में, कुछ भी। तो ये उसका प्रपोज़ल है, साइन कर दिया, रिटन में है पूरा, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में सबमिट कर दिया। अब कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो सर्कुलेट करे इस रेजोल्यूशन को अमंग ऑल अदर मेंबर्स। लेकिन यहाँ पे 2 सिनेरियो हैं, आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है और मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है। तो कंपनी के पास आया रेजोल्यूशन नोटिस में, उसको लगा कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ तो सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो मेंबर है ये फेम चाह रहा है, इसलिए ये सब कुछ कर रहा है, तो हम तो इस चीज़ को सर्कुलेट नहीं करेंगे और मेंबर्स के पास।
या फिर कुछ डेफेमेटरी हो रही है, डेफेमेशन के लिए कि कंपनी ऐसा कुछ गलत कर रही है जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, तो कंपनी सर्कुलेट नहीं करेगी। बट ऐसा तो हमेशा ही होगा, कोई भी जेन्युइन मेंबर अपनी इंटेंशन लेके, अपने व्यूज़ लेके कंपनी को बोले कि आप सर्कुलेट करो और कंपनी मना कर दे कि नहीं तो डिफेमेटरी है, पब्लिसिटी स्टंट है, तो कैसे साबित होगा कि जेन्युइन कौन है इन दोनों, इस कंडीशन में दोनों में से, कंपनी या फिर वो मेंबर। तो लॉ बोलता है कि आप आरडी की अप्रूवल लो और आरडी ही डिसाइड करेगा कि सर्कुलेट करना है या नहीं करना है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है आरडी, ठीक है। अब आरडी ने बोला कि अच्छा हाँ ये तो सच में पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है, तो कंपनी नहीं सर्कुलेट करेगी। और अगर आरडी को लगता है कि मेंबर जेन्युइन है तो वो सर्कुलेट करेगी ही करेगी, वरना ऐसे तो हमेशा कंपनी अपने ही बात को ऊपर रखेगी और कहेगी कि वो पब्लिसिटी स्टंट है इसलिए हमने सर्कुलेट नहीं करा। तो लॉ ने इस चीज़ का भी आंसर दिया है कि कहीं भी बायसनेस ना हो सके, राइट। तो ये जो चीज़ करनी है, जो मेंबर्स मिलकर रिक्वेस्ट करेंगे टू सर्कुलेट द रेजोल्यूशन, वो एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर जीएम होना चाहिए, क्योंकि 21 डेज़ पहले तो नोटिस आता है, तो वो पढ़ रहा है, देख रहा है, उसके पास टाइम है 2 वीक्स बिफोर जनरल मीटिंग, राइट। ये समझ में आ गया सिनेरियो पूरा। अब हम दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं, जो कि है प्रपोजिंग अ न्यू रेजोल्यूशन। अब ये क्या चीज़ है भाई, प्रपोजिंग रेजोल्यूशन तो 2 वीक्स पहले हो ही नहीं सकता है। अब नोटिस आपके पास आ गया तो दोबारा से थोड़ी ना कोई चीज़ होगी, तो उस केस में लॉ बोलता है कि प्रपोजिंग अ न्यू रेजोल्यूशन। अब कोई मेंबर है, उसको पता है कि जनरली जो हमारी एजीएम्स की डेट होती है वो लास्ट एजीएम हमारी 30 सितंबर रहती है, और उसी के बाद जो प्रोसेस है एजीएम नोटिस का वो स्टार्ट होता है। इसीलिए मेंबर ने क्या करा, उसने कहा कि ये जो पर्टिकुलर प्रपोज़ल है, न्यू रेजोल्यूशन, न्यू एजेंडा, वो मैं अभी भेज देता हूँ कंपनी के पास। कब? अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर से 4 महीने पहले मई में भेज दिया कि कंपनी देखेगी और उसको इंक्लूड कर लेगी, ठीक है। 6 वीक्स पहले ही भेज दिया। इस केस में तो ये पॉसिबल है, न्यू रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय द मेंबर shall about मतलब should be included in the AGM's agenda, क्लियर। बट यहाँ पर भी बदमाशी कर सकती है ना कंपनी। वो क्या करेगी, क्योंकि एटलीस्ट 6 वीक्स बिफोर AGM लिखा है, अब लॉ में AGM के नोटिस की एटलीस्ट 21 क्लियर डेज है, बट ये तो नहीं है कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए। अगर मेंबर ने न्यू प्रपोजल भेजा जिस दिन, उसके अगले दिन ही कंपनी ने जानबूझ के एजीएम का नोटिस भेज दिया अमंग ऑल दी मेंबर्स एक्सक्लूडिंग दैट पर्टिकुलर प्रपोज्ड वाला रेजोल्यूशन, तो ये बदमाशी तो कंपनी आराम से कर सकती है। तो लॉ बोलता है कि अगर ऐसा कंपनी करती है तो वहाँ पर ये माना जाएगा कि जो मेंबर है उसने डीम टू बी 6 वीक्स बिफोर भेजा है। समझ आ गया कि अगर कंपनी बदमाशी करती है कि हमें इंक्लूड नहीं करना और लॉ कहता है कि एटलीस्ट 6 वीक्स बिफोर एजीएम, तो हम अभी एजीएम का नोटिस भेज देते हैं, उसमें कहाँ से फंसेगा, उसमें कहाँ से ये चीज़ वैलिड होगी। तो लॉ बोलता है कि नहीं, अगर आपने ऐसा किया, अगले दिन ही भेज दिया, तो मेंबर की बात ऊपर रखी जाएगी और माना जाएगा कि उसने 6 वीक्स बिफोर ही भेजा है एजीएम के, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो है सेक्शन 111 का, जिसमें कि सारी कंडीशंस को देखते हुए लॉ ने डिसाइड किया है कंपनी भी बायस ना हो, मेंबर भी बायस ना हो, और लॉ के हिसाब से इन आइज ऑफ लॉ हर चीज़ कंप्लाई हो। ओके, आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा और आपको आज के बाद तो इसमें डाउट नहीं आएगा, ठीक है। तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना जिस स्टूडेंट को ना ये सेक्शन बहुत अटपटा सा लगता था, समझ नहीं आता था, और अगर आप YouTube पे देख रहे हो, इसको सुन रहे हो, तो लाइक करना और कमेंट भी करना, ओके। ये बहुत ही छोटे टॉपिक हैं, छोटे सेक्शंस हैं, बट इम्पॉर्टेंट हैं।
तो अगर आप CA कर रहे हो, CS कर रहे हो, CMA कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो जहाँ आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, जहाँ पे केस स्टडी क्वेश्चंस आ सकते हैं, वहाँ ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज ये आपकी कॉन्सेप्चुअल जो है क्लैरिटी करता है, ठीक है। नाउ सेक्शन 112 की अगर हम बात करें, सबसे पहले वो क्या कहता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इन मीटिंग। अब कोई कंपनी है पर्टिकुलर, उसमें ये तो नहीं है कि नॉर्मल लोग ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। अगर आप प्रेसिडेंट हो इंडिया के या फिर आप किसी स्टेट के गवर्नर हो, तो आपको भी पूरा आके आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड इन्वेस्टमेंट करोगे, मेंबर बनोगे, तो आपके पास नोटिस भी आएगा एनुअल जनरल मीटिंग का और आपको अटेंड करनी होगी। बट क्या अच्छा लगेगा या क्या टाइम होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कंपनी की मीटिंग में जाकर अटेंड कर रहा है और वोटिंग पे हाथ हिला रहा है? नहीं। तो लॉ बोलता है कि सेक्शन 112 के अंडर बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, आप रिप्रेजेंटेटिव जिसको भी अपॉइंट करोगे वो मेंबर ही माना जाएगा, ना कि प्रॉक्सी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉक्सी के कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो आप पर इम्पोज नहीं हो सकते, और आप तो एक अलग ड्यूटी पे हो ना, अलग एक अपनी कंट्री को सर्व कर रहे हो ना, तो आपके छोटे मोटे कामों के लिए हमने ये रिलैक्सेशन दी है कि सेक्शन 112 के अंडर अगर आप अपने किसी भी मेंबर को भेजते हो, तो वो मेंबर जो है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो मेंबर ही कहलाएगा, ना कि प्रॉक्सी, ठीक है। तो वो बोल भी सकता है, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं एक्चुअल में प्रॉक्सी पे वो यहाँ काउंट नहीं होंगे। दूसरी चीज़ इसी के साथ कि अगर कोरम है, तो कोरम में क्या प्रॉक्सी काउंट होता है? नहीं। बट मेंबर जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव होगा ट्रीटेड एज मेंबर, तो वो काउंट होगा कोरम में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। ये था हमारा सेक्शन 112 जिसमें कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इन मीटिंग था। अब जो है सेक्शन 113 वो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉरपोरेशन। अब कोई कॉरपोरेशन है, कोई कंपनी है, वो भी तो इन्वेस्ट कर सकती है ना दूसरी कंपनी में। उस कंपनी बीइंग सेपरेट लीगल एंटिटी, उसके नाम पर भी तो शेयर्स हो सकते हैं। अब इस केस में भी लॉ बोलता है कि आप रिप्रेजेंटेटिव अपना अपॉइंट कर सकते हो, किसी को ऑथराइज कर सकते हो। दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड एज अ मेंबर एंड नॉट एज अ प्रॉक्सी। और वैसे भी कॉरपोरेशन तो अपने आप में जा ही नहीं सकती ना अटेंड करने के लिए, इम्पॉसिबल है। सेपरेट लीगल एंटिटी के उससे उसको रिप्रेजेंटेटिव अपना अपॉइंट करना पड़ेगा, जो ट्रीट होगा एज अ मेंबर एंड नॉट बाय अ प्रॉक्सी।